नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी की लहर बटेंगे तो कटेंगे ने पूरा गेम पलट दिया है क्या? मोदी योगी ने माहौल सेट किया, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर यूपी उपचुनाव तक अंदर ही अंदर क्या हुआ, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। मारपीट से लेकर मर्डर तक, वोटिंग के दिन की वो खबरें जो खुद नतीजा बता रही हैं, आज आपको वो दिखाऊंगा। बीजेपी को वोट देने की बात की तो सपा समर्थकों ने मार डाला क्या? यूपी में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। कैमरे पर आपको इस आरोप का पूरा सच दिखाऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। यूपी में आए एग्जिट पोल वाले नतीजे तो मोदी के बाद योगी, ये तय हो गया है क्या? आज इसकी भी बात होगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने पलटी मारी तो क्या बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है? मोदी ट्रंप को फंसाने के चक्कर में बाइडेन ने वो काम किया कि अब जेल जाना होगा जो बाइडेन को क्या? और पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का टाइम फिक्स कर दिया है क्या? आज इसका चैप्टर भी होगा। और आखिर में बाबा बागेश्वर के धर्म युद्ध की ऐसी तैयारी कि देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज पीएम मोदी कैरेबियाई देश गुयाना पहुंचे। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का पारंपरिक नाच गाने के साथ स्वागत हुआ और इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, ऑटोग्राफ दिया। गुयाना में पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर शहर की चाबी उनको भेंट कर दी गई। गुयाना की सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की भी घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया और देश की राजधानी स्मॉग की चादर से ढकी हुई नजर आई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, यानी 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर एक बार फिर सवाल उठा है। पूर्व पीएम के बेटे सुनील शास्त्री ने एक बार फिर अपने पिता की मौत से पर्दा उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी। किसकी आंखों में लाल बहादुर शास्त्री जैसा सादगी पसंद नेता खटक रहा था? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी पर सस्पेंस खत्म हो गया है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि अनमोल बिश्नोई को पोट्टावाटामी काउंटी जेल भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते अनमोल बिश्नोई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अवैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका में एंट्री कर रहा था। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की जानकारी भारतीय अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद उसे भारत लाने की कवायद शुरू हो गई। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और ऑस्कर विजेता AR रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो से अलग होने का फैसला किया है। शादी के 29 साल के बाद AR रहमान अपनी पति से तलाक ले रहे हैं। 3 बच्चों के पिता AR रहमान ने तलाक की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अंत होता है। बिहार में खेली गई महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मैच का एकमात्र गोल 31वें मिनट में दीपिका ने किया। भारत की जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभी टीम मेंबर्स को 10-10 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। पाठशाला की पहली क्लास। एग्जिट पोल के नतीजे आए, बीजेपी की लहर दिखी, बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने पूरा गेम पलट दिया है क्या? मोदी योगी ने माहौल सेट किया। महाराष्ट्र में से लेकर यूपी उपचुनाव तक अंदर ही अंदर क्या हुआ? मारपीट से लेकर मर्डर तक, वोटिंग के दिन की वो खबरें जो खुद नतीजा बता रही हैं। बीजेपी को वोट देने की बात की तो सपा समर्थकों ने मार डाला क्या? यूपी में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। कैमरे पर इसका सच रिकॉर्ड हुआ है, आपको दिखाऊंगा। और यूपी में आए एग्जिट पोल वाले नतीजे तो मोदी के बाद योगी तय है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। मोदी योगी की जोड़ी ने आज जबरदस्त कमबैक किया है एग्जिट पोल्स में। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अगर यही नतीजा रहा तो मान के चलिए कि मोदी योगी की जोड़ी फिर से फॉर्म में आ चुकी है। यूपी में योगी का ही जलवा बना हुआ है तो बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड में झंडे गाड़ दिए। अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है नतीजों के दिन
तो ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ग्रैंड कमबैक होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झटका लगा, उससे कुछ लोग ये माहौल बनाने लगे थे कि अब मोदी योगी का जादू खत्म हो गया। लेकिन सारे लोग हरियाणा में गलत साबित हुए और आज महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के इलेक्शन के बाद जब एग्जिट पोल आए हैं तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में भी मोदी योगी की टक्कर में कोई कमी नहीं दिखी है। और उनकी टक्कर में कोई कमी है ही नहीं, मतलब उनके टक्कर में कोई नहीं है, यह आप कह सकते हैं। सबसे पहले आप महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देख लीजिए, जहां नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर यहां थोड़ा घट गया था। लेकिन महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के सामने न राहुल गांधी टिक पाए, न उद्धव ठाकरे टिक पाए, न शरद पवार। 4 महीने पहले के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में जो झटका लगा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलटा है। एग्जिट पोल तो यही दावा कर रहा है और बीजेपी गठबंधन की ही सरकार महाराष्ट्र में लौट रही है। जेवीसी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 159 सीटें मिल सकती हैं। चूंकि 288 सीटों वाली विधानसभा है, तो वहां सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए होती है, यानी बहुमत से 14 सीट ज्यादा इस गठबंधन को आ सकता है। इंडी गठबंधन को एग्जिट पोल कह रहा है कि 116 सीटें आएंगी और वो उतने में ही सिमट जाएगा, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही। यानी महाराष्ट्र में जो बहुमत का आंकड़ा है 145 का, बीजेपी गठबंधन इस आंकड़े को आसानी से पार कर लेगा। महाराष्ट्र को लेकर एक नहीं कई सर्वे में यही बातें कही जा रही हैं कि महायुति गठबंधन को चुनाव जीतने का मौका जनता फिर से दे रही है। आपको दूसरी सर्वे एजेंसीज का एग्जिट पोल भी बताता हूं। जैसे एक सर्वे एजेंसी है पी मार्क, उसने बीजेपी गठबंधन को 157 सीटें दी हैं, महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटों का अनुमान है। एक एजेंसी है मेट्राइज, उसने बीजेपी गठबंधन को 150 से 170 सीटें दी हैं और महाविकास अघाड़ी को 110 से 130। पीपल्स पल्स ने बीजेपी के महायुति गठबंधन को 182 सीटें दी हैं और इसका अनुमान है कि महाविकास अघाड़ी 89 सीट पर सिमट जाएगा, मतलब सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाएगा। पोल डायरी के सर्वे में महायुति गठबंधन को 122 से 186 सीटें मिली हैं और महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें। यानी मोटे तौर पर सारे सर्वे कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी महाराष्ट्र। इसी तरह से झारखंड भी बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को झारखंड में 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1। यानी अगर इसका आप एवरेज निकालिए तो बीजेपी को 42 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी गठबंधन को, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 1 ज्यादा है। जेएमएम गठबंधन को 38 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 1। अगर झारखंड भी बीजेपी जीत लेती है और अगर महाराष्ट्र भी बीजेपी निकाल लेगी, तो फिर यह इंडी गठबंधन पर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि झारखंड में वो इंडी गठबंधन की सरकार को पलट देंगे। भाई महाराष्ट्र में तो अपनी सरकार बचा रहे हैं, झारखंड में तो वहां से सत्ता हाथ में ले रहे हैं, छीन रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाएगी अगर यही चुनावी नतीजे आए, क्योंकि वो ना तो झारखंड में अपनी सरकार बचा पा रही है, ना महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरा पा रही। इंडी गठबंधन को मुंह छुपाने की जगह तो यूपी में भी नहीं मिलेगी, एग्जिट पोल इसका इशारा कर रहा है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ का ऐसा जलवा है कि एग्जिट पोल ज्यादातर सीटें बीजेपी गठबंधन को दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे यूपी उपचुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, अब ये सुनिए। यूपी उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की 9 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है, सिर्फ 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीतने का अनुमान है। अगर यह एग्जिट पोल सही साबित हुए तो यह योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त वापसी होगी और अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव का हिसाब चुकता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस माहौल का भी दम निकल जाएगा। उपचुनाव में जीत के साथ विपक्ष का वो नैरेटिव भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जिसमें वो हर 2 महीने के बाद दावा करता है कि बीजेपी तो योगी को सीएम पद से हटाने वाली है यूपी। अगर ये नतीजे रहे तो योगी कैसे हटेंगे बॉस? यूपी को लेकर महा एग्जिट पोल में भी यही बताया जा रहा है कि योगी की टक्कर में कोई नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल में जेवीसी के सर्वे में बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें आई। मैट्रीज के सर्वे में बीजेपी को 7 सीट आई है 9 में और समाजवादी पार्टी को 2।
जी न्यूज ने बीजेपी को 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें दी। अब आपको यूपी में एक एक सीट का एग्जिट पोल भी दिखाता हूं कि कहां कहां उलटफेर हो सकता है, एग्जिट पोल क्या दावा कर रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद सीट की बात करता हूं। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के संजीव शर्मा के जीतने का अनुमान है। गाजियाबाद सीट पहले बीजेपी के पास ही थी। एग्जिट पोल में अनुमान है कि बीजेपी इस सीट को रिटेन कर लेगी। मैनपुरी की करहल सीट की बात करें तो यहां से तेज प्रताप यादव के जीतने का अनुमान है। यह अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत की खबर है। करहल वही सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और फिर चूंकि वो संसद चले गए तो वह सीट खाली हुई। अब वहां तेज प्रताप यादव जीत सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीजेपी के जीतने का अनुमान है। पिछली बार भी यह सीट बीजेपी के पास ही थी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी जीत सकती है। यह सीट पहले से आरएलडी के पास थी, लेकिन पिछली बार आरएलडी बीजेपी के पास नहीं थी। आरएलडी सपा के साथ, इस बार आरएलडी बीजेपी के पास है, यानी यह सीट भी गठबंधन के पास चला जाएगा। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर बीजेपी के धर्मराज निषाद जीत सकते हैं। कटेहरी सीट इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। यहां से लालजी वर्मा विधायक थे जो संसद पहुंच गए। अब उनकी पत्नी शोभावती जी चुनाव लड़ रही है। अगर कटेहरी बीजेपी जीत जाती है तो यह बड़ा उलटफेर होगा। अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जीत सकते हैं। यह सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदर की सीट सपा के हाजी रिजवान जीत सकते हैं। यह सीट सपा के पास थी। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा इस सीट को रिटेन कर लेगी। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य जीत सकती हैं। पिछले चुनाव में यह सीट बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की उम्मीदवार नसीम सोलंकी जीत सकती हैं। यह सीट पहले से सपा के पास ही है। यानी एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। और जिस तरह से आज सुबह से अखिलेश यादव माहौल बना रहे थे, उससे साफ लगने लगा था कि नतीजों का इस तरफ जाने का हिसाब लग रहा है उनको भी। क्योंकि सुबह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरा माहौल बनाने में जुटे रहे, क्योंकि आज वोटिंग थी। वोटर्स को धमकाया जा रहा है, वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मिलकर योगी को जितवाने में लगा है, ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी। लेकिन इसका सच क्या निकला आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि यूपी उपचुनाव को लेकर किस तरह से पूरे दिन बवाल मचा, किस तरह से जबरदस्त हंगामा हुआ, पत्थर चले, लाठियां चली, क्या क्या हुआ। एक झलक देखिए, फिर एक एक चीज की सच्चाई बताऊं। वोट नहीं है वो अपना जाए और बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। हार के डर से इस प्रकार की फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है इसको खतरा है। इस सारे बवाल के बीच अखिलेश यादव ने आज दिन भर वीडियो पोस्ट करने का काम किया। वीडियो डालते रहे भर भर के और आरोप लगाया कि वोटर्स को रोका जा रहा है वोट देने से, वोटर्स को धमकाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश जिस तरह से बातें कर रहे थे उससे उनकी हताशा ही दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि अखिलेश पहले ही समझ चुके हैं शायद कि वो योगी से उपचुनाव हार सकते हैं, या तो फिर पहले ही माहौल बना दो, क्योंकि अगर हारे तो फिर कह देंगे कि भाई यही सब हुआ था। पहले सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको उपचुनाव में लहराई गई पिस्टल की सच्चाई भी बताऊंगा, जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं।
दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं, क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है, कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है। यानी अभी वोटिंग पूरी भी नहीं हुई थी, अखिलेश यादव ने पहले ही तय कर दिया कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों को वोट देने नहीं दे रही, क्योंकि वो चुनाव हार रहे। चलिए, कम से कम इससे एक बात तो तय हो गई कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव नहीं जीती, क्योंकि अगर ईवीएम हैक करने वाला आरोप सही है तो फिर रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को वोट देने से। और अगर वोट देने से रोकने का आरोप सही है तो इसका मतलब ईवीएम हैक नहीं होता। दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते बॉस, लेकिन आरोप लगा रही है विपक्ष। अखिलेश यादव ने आज मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुए बवाल को लेकर सबसे ज्यादा माहौल बनाया, जो कि तस्वीर ये है। उन्होंने बवाल से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि वहां पुलिस वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने जो वीडियो शेयर किया उसमें कुछ महिलाओं की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस होती दिख रही है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी के हाथ में पिस्टल दिखती है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के जरिए पुलिस अधिकारी पर पिस्टल से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। मतलब जैसे ये पिस्टल दिखाकर कहा जा रहा हो कि घर में जाओ, वोट मत डालो। अखिलेश यादव की तरफ से जारी इस वीडियो पर पुलिस ने क्या कहा है, इस वीडियो के पीछे की असली कहानी क्या है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए कि वहां हो क्या है। इसमें एक युवक हाथ में पत्थर लेकर जाता दिख रहा है पीछे की तरफ, जबकि दो युवक ईंट को सड़क पर पटककर तोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हीं लोगों की तरफ से इशारा करते हुए पुलिस वाले बहस कर रही महिलाओं से पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें ईंट मारने का आदेश मिला है क्या। देखिए एक बार वहां क्या हुआ था, फिर पूरी सच्चाई बताता हूं। चलो चलो। यानी वीडियो देखकर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि किसी को भी पुलिस बंदूक दिखाकर यह नहीं कह रही है कि घर में जाओ, वोट नहीं डालना। मामला ईंटबाजी पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ, और वहां पीछे लोग दिख रहे हैं हाथ में पत्थर लिए हुए। अब इस वीडियो का पूरा सच देखिए, जिसका एक हिस्सा शेयर करके अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भाई वोट डालने से रोकने के लिए देखो पुलिस वाला बंदूक दिखा रहा। पुलिस के मुताबिक वोट डालने को लेकर मीरापुर के ककरौली इलाके में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो कुछ लोगों ने घरों की छतों से पथराव शुरू कर दिया। पथराव की वजह से वहीं मौजूद पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखाई दिए गए। ये उस वीडियो के पहले का वीडियो है जो अखिलेश यादव ने पोस्ट नहीं किया कि देखो वहां क्या हो रहा था पुलिस वालों के साथ। वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बवाल बढ़ने पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मीरापुर में हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने जो वीडियो वायरल करने की कोशिश की उसकी सच्चाई पुलिस ने बता दी। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत मीरापुर के ककरौली इलाके में हुई घटना का आधा अधूरा वीडियो वायरल किया गया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने दावा किया कि इलाके में दंगे जैसे हालात बनने की वजह से निपटने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। आप भी सुनिए पुलिस को। थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी पिस्टल लहराने वाले वीडियो का सच तो सामने आ गया और उनका सच भी सामने आ गया, जो आधा अधूरा
वीडियो दिखाकर माहौल बना रहे थे कि देखो बंदूक लहराकर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अब उन आरोपों की सच्चाई भी देख लीजिए, जिसमें आज दिन भर कहा गया कि एक खास समुदाय के लोगों को पुलिस ने वोट करने से रोका। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हाजी रिजवान ने मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लेटर लिख के चुनाव ही रद्द कराने की मांग की है। हाजी रिजवान ने कहा कि कुंदरकी प्रशासन ने चुनाव को लूट लिया है, मुस्लिम इलाकों में मतदाताओं को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है। हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर चुनाव ही रद्द करने की मांग कर दी और दोबारा मतदान कराने की मांग की। अब पब्लिक कह रही है कि इसका मतलब हाजी रिजवान हार रहे हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। हाजी रिजवान का कहना है कि धांधली की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करती है। लेकिन हाजी रिजवान ने जो आरोप लगाए उसका फैक्ट चेक भी नवभारत की टीम ने मौके पर उनके सामने कर दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव ने हाजी रिजवान के सामने ही उनके आरोपों पर लोगों से बात की। लोगों ने उनके मुंह पे कहा कि कहीं कोई सख्ती नहीं है, लोग आराम से वोट डाल रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए हाजी रिजवान के सामने, सपा कैंडिडेट के सामने, नवभारत के कैमरे पर पब्लिक खुद बता रही है कि कुंदरकी में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा रहा है। सुनिए। पूरे घरों में से जो है एक आदमी बेचारा झांकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो वोट डालना तो अलग बात है। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं पुलिस रिजवान साहब ये पुलिस फोर्स है, ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। आपने वोट डाला है? दिखाइए अपने ये निशान दिखाइए। अब आप देख रहे हैं सपा कैंडिडेट हाजी रिजवान के मुंह पे नवभारत की टीम ने पूछवाया है लोगों से। उनके मुंह पे लोग कह रहे हैं हमको तो कोई दिक्कत नहीं आई। देख रहे हैं प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है कि वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कैमरे पे बहुत चीजें हैं, उनके मुंह पे लोग कह रहे हैं हमको नहीं रोका गया। तो फिर किस बात का इलेक्शन कमीशन को लिख दिए कि चुनाव कैंसिल कराइए बॉस, यहां लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। नया नया बहाना ढूंढकर इंडी गठबंधन लाता है। पहले ईवीएम को दोष दो, फिर ईवीएम की बैटरी की कहानी गढ़ दो, अब नया बहाना निकाला है कि वोटर को वोट ही नहीं देने दे रहे हैं। इसी में अखिलेश यादव ने एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अखिलेश को मुस्लिम महिलाओं के बुरके की चेकिंग से तकलीफ थी। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस मतदाताओं का बुरका चेक करती है तो महिलाएं डर जाती हैं, पुलिस को बुरका चेक नहीं करने देना चाहिए। अखिलेश के इस आरोप और नैरेटिव की हवा खुद मुस्लिम महिलाओं ने निकाल दी। करहल में वोट देकर आई मुस्लिम महिलाओं ने साफ कहा कि पुलिस ने कोई चेकिंग नहीं की, जो भी चेकिंग हुई वो चुनाव से जुड़े लोगों ने की, और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने बुरका हटाकर चेकिंग की हो, ना ही कभी डराने की कोशिश की गई थी। एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए करहल से। आज आपका बुरका चेक हुआ? कोई आपका पहचान मतलब कोई किसी ने नकाब उठा के कुछ देखा हो? चेहरा दिखाया बस। तो वो चेहरा किसने, पुलिस ने उठाया या वहाँ पे पोलिंग उठाया? वो अंदर के नाम है, वो पोलिंग वाले उन्होंने यहाँ बस। आधार कार्ड तो पहले कभी ऐसा होता रहा था कि कभी कोई नकाब उठा के आपकी पहचान पुलिसकर्मी ने चेक की? कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। बुरखा का कुछ नहीं उठाया। अखिलेश जी चिंता कर रहे थे कि ऐसा होता है जिससे महिलाएं डर जाती हैं, मुस्लिम महिलाएं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चेहरा तो दिखाना पड़ता है। जब हम आए होंगे वोट डालना, जब हटवाया होगा उन्होंने। अच्छा, हाँ। नहीं हटवाया पुलिस ने या पोलिंग पार्टी ने? पोलिंग पार्टी के पास राइट है। पुलिस ने नहीं हटवाया। पुलिस ने तो खाली ये पूछा मोबाइल तो नहीं है, बस ये पूछा था और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पहले कभी आपने वोट डाले हो पिछली मर्तबा लोकसभा चुनाव में, तब कभी नकाब आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अखिलेश जी बेकार में डर रहे हैं मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यानी अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर आरोप लगाते रहे और जमीनी हकीकत कुछ और है। किसी को मतदान से न रोका गया, ना किसी का पुलिस ने जो है वो नकाब उतरवा के, बुरका उतरवा के चेक किया। थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हर चुनाव में होती हैं, लेकिन चुनाव प्रभावित करने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर जो आरोप लगा रहे थे उसका भी फैक्ट चेक प्रशासन फौरन करता जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने सुबह 8:32 पे आरोप लगा दिया कि सीसामऊ के वार्ड 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर कानपुर के डीएम ने 9:02 पर जवाब दे दिया। समाजवादी पार्टी के ही पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कानपुर के डीएम ने लिखा
कि हमने और इलाके के डीसीपी ने हलीम कॉलेज का दौरा किया, वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। यानी सोशल मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी के आरोपों की हवा निकल गई। चुनाव आयोग को इन लोगों ने आज बहुत कुछ कहा, लेकिन यह भी देखिए कि उपचुनाव में बवाल के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इसमें 2 पुलिसकर्मी कानपुर से हैं, 2 मुजफ्फरनगर से और 1 मुरादाबाद से। इसके अलावा कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें नियम तोड़ने के आरोप में वोटिंग की ड्यूटी से हटा दिया गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग ने 2 सब इंस्पेक्टर पर एक्शन लिया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने वोटिंग से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुरादाबाद में 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया गया। एक और शिकायत में पुलिसकर्मियों पर इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि वो पोलिंग बूथ के अंदर चले गए थे। जांच में पता चला कि वो ये जांच करने गए थे कि चुनावी प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं, लेकिन क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो उन पर भी एक्शन हो गया। मतलब कहीं कोई प्रभावित करने की बात नहीं, लेकिन अगर इतनी सी भी चूक हुई तो भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और कहा जा रहा है कि भाई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ निर्देश दिए गए कि जो भी नियम तोड़ता पाया जाए उस पर फौरन एक्शन। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आरोप वो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के वक्त भी लगा चुके थे। लेकिन जब चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें मिल गई तो सबने, उनकी पार्टी ने ऐसे झाड़ा, आगे बढ़ गए। अब फिर से वैसे ही आरोप लग रहे हैं। एकदम पैटर्न सेम है। अखिलेश यादव ने आज जो कहा है और लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान जो कहा था, दोनों बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आरोप लगाते हैं उसकी सच्चाई कितनी। ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा और आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अभी तक तो ये प्रयास होता था कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहां से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल पाए। तो इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डाले जाके। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। देख लिया आपने, यही बेईमानी का आरोप वो लगा रहे थे लोकसभा चुनाव में, यही बेईमानी का आरोप उन्होंने उपचुनाव में लगा दिया। सेम पैटर्न है। अब इनको, अखिलेश यादव को अगर फिर से सीटें मिल गई जैसे लोकसभा में आई थी तो फिर चुप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर उपचुनाव हार गए तो कह देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि पुलिस प्रशासन के जरिए जीत लिया गया है चुनाव। अखिलेश यादव की इस बहानेबाजी के बाद यूपी में एक बड़ी घटना अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में, जिस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले एक दलित लड़की की हत्या हुई। इस लड़की के पिता का आरोप है कि हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उनका पूरा परिवार बीजेपी का समर्थक और वोटर है। करहल में हुई दलित लड़की की हत्या आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। आरोप है कि करहल में दलित लड़की की सिर्फ हत्या नहीं हुई बल्कि उसके साथ रेप भी किया गया था। लड़की के माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं वो सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बीजेपी को वोट देने की बात से लड़की के साथ यह अत्याचार किया गया। सुनिए लड़की के माता पिता क्या बता रहे हैं। जो वो लोग दुर्गा वोट काय में दिए जाने का ही बिटिया ने का फूल में दिए, जो वो लोग बॉम्बे डार साइकिल में बनाए दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बनाए दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में गस्ते उठाए लेगो बॉडी को, और कल से हम संजा को हमने पता करी बिटिया वही नहीं आई। और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया। वो दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह बांधने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। सुन रहे हैं आप, मृतक लड़की के माता पिता को रो रो कर बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने की बात कह दी तो लड़की को मार दिया दलित लड़की। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक प्रशांत यादव नाम का युवक लड़की पर साइकिल पर वोट देने का दबाव बना रहा था, यानी सपा पे वोट दो कह रहा था। युवती ने जब सपा को वोट देने से मना किया तो प्रशांत अपने साथी के साथ लड़की को उठा ले गए। लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लड़की की लाश को बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रशांत यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दलित लड़की की हत्या पर करहल पुलिस ने क्या कहा है वो भी एक बार सुनिए।
एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी ने लड़की की हत्या पर आरोप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर लगा दिया। बीजेपी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाल टोपी वाले गुंडों ने दलित बिटिया की निर्ममता से हत्या की। सपा का नारा, साइकिल को नहीं देंगे वोट तो गला देंगे घोंट। बीजेपी ने करहल में दलित लड़की की हत्या के आरोपी प्रशांत यादव और अखिलेश यादव की साथ में एक फोटो भी शेयर की। बीजेपी ने लिखा है कि यूपी में जो भी करता है हत्या और बलात्कार, उसके जुड़े मिलते हैं अखिलेश यादव से तार। करहल में सपा को वोट देने से मना करने पर दलित बेटी की हत्या करने वाला प्रशांत यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव से गलबैयां कर रहा है। दलित बेटी की हत्या अखिलेश यादव का दुलारा। यानी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर फुल ऑन अटैक बोल दिया। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। करहल की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश बैकफुट पर है, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। उधर उपचुनाव को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल ने अनुमान लगाए हैं, उससे तो अखिलेश यादव का पूरा माहौल ही फुस हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद जैसा माहौल अखिलेश ने यूपी में बनाया था, वैसा ही माहौल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी ने बनाया। लेकिन 4 महीने में गेम पलट गया। आज एग्जिट पोल के नतीजे महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत बता रहे हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था, जहां योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लहराए गए थे। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव से तय होना था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना चला। एग्जिट पोल के मुताबिक इस नारे पर 39% लोग बहुत अधिक सहमत हैं। मतलब जब लोगों से पूछा गया कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप इससे सहमत हैं, तो 39% लोग तो बहुत ज्यादा सहमत, 21% लोग सहमत, 32% लोग नारे को लेकर असहमत थे और 8% लोगों ने कोई राय नहीं दी। यानी मोटे तौर पर 60% लोगों ने कहा कि ठीक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को जिताया है, लेकिन अगर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है तो फिर सीएम कौन होगा, इसके बारे में एग्जिट पोल के सर्वे में क्या आया, महाविकास आघाड़ी से कौन से नेता सीएम पद की रेस में है, जनता की पसंद है, वो भी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, एग्जिट पोल कह रहा है कि लोगों की पहली पसंद एकनाथ शिंदे हैं। 32.6% लोगों ने एकनाथ शिंदे को पहली पसंद बताया। उद्धव ठाकरे 22% पे थे, देवेंद्र फडणवीस 18.7%, नाना पटोले 7% के करीब, अजीत पवार 4%, पृथ्वीराज चव्हाण 3%, सुप्रिया सुले करीब 2.5% और कोई अन्य बन जाए, कोई दूसरा बन जाए, वो 9-10% के आसपास। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि एग्जिट पोल में महाराष्ट्र के किस रीजन में किस पार्टी को बढ़त। उत्तर महाराष्ट्र में कुल 35 विधानसभा सीटें, जिनमें से 22 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस गठबंधन को इस रीजन में 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 32, कांग्रेस गठबंधन को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। मराठवाड़ा रीजन की बात करें तो इस इलाके में 46 सीट है। इस इलाके में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी गठबंधन मराठवाड़ा में 19 सीटें पा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का गढ़ है, वहां कांटे की टक्कर है। इस रीजन में 70 सीटें हैं। एग्जिट पोल में इस रीजन की 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 31।
महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई रीजन पर पूरे देश की नजर है। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो मुंबई की 36 में से 18 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, 17 कांग्रेस गठबंधन के पास, एक अन्य के खाते। वहीं ठाणे कोंकण रीजन जो शिंदे गुट का इलाका है, मोदी योगी का जादू वहां भी चलता नजर आया है। एग्जिट पोल इस रीजन में 39 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 11 और अन्य के खाते में 3। हमने आपको एग्जिट पोल और उसका विश्लेषण दिखाया। अब आपको हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल भी दिखाता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स ने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव की लगातार कवरेज की। आज मतदान वाले दिन भी हमारे रिपोर्टर्स दिन भर वोटिंग पैटर्न देखते रहे, लोगों का मिजाज समझने की कोशिश करते रहे। ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर जब लोगों से मिलता है तो उसको बहुत कुछ पता चलता है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने क्या देखा, उनको लोगों से बात करने के बाद क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यूपी की कुंदरकी सीट पर आज दिन भर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव थे। उन्होंने मतदाताओं से बात की, वोट डालकर आए लोगों से बात की। कुंदरकी सीट पर किसको जीत मिल सकती है, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव का एग्जिट पोल देखिए। मैं गौरव श्रीवास्तव और आज मैंने पूरे दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की रिपोर्टिंग की। ये सीट वैसे तो 30 साल से सपा का गढ़ रही है। सपा, AIMIM और बसपा, इन तीनों ने ही तुर्क उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ये वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लोगों ने इस बार जातीय और धार्मिक समीकरण से ज्यादा विकास के मुद्दे पर वोट डालने की कोशिश की है। ऐसे में मेरा आकलन है कि इस बार कुंदरकी सीट पर पिछले 30 सालों का इतिहास बदल सकता है और शायद भाजपा यहां पर सफल होने में कामयाब भी हो सकती है। यानी कुंदरकी में उलटफेर हो सकता है। ग्राउंड पर चीजें देखने के बाद गौरव को ऐसा लग रहा है। इसी तरह से करहल विधानसभा सीट पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर मनीष यादव मौजूद थे। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक मनीष यादव ने ग्राउंड पर उतरकर चीजों को समझा। मनीष यादव लगातार करहल विधानसभा के मतदाताओं से बात करते रहे। करहल में किसका पलड़ा भारी है, हमारे सहयोगी मनीष को जमीन पर चीजें देखने के बाद क्या लग रहा है, मनीष का एग्जिट पोल देखिए। मैंने आज सुबह से करहल का मतदान देखा। यहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत और बिजली दरों में इजाफे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और विकास योजना के जरिए मैदान में थी और जनता को अपने साथ जोड़ने की कवायद करती दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर जनता समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के नाते अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी पर भरोसा करती दिखाई दे रही है और जो किसानों की समस्याएं हैं वो शायद इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहां पर बाजी मारता दिखाई दे रहा है। यानी मनीष को लगता है कि करहल समाजवादी पार्टी बचा लेगी और हमारे एग्जिट पोल में भी यही बात निकल कर आई। गाजियाबाद सीट पर हमारे सहयोगी मोहित भट्ट मौजूद थे। मोहित के मुताबिक गाजियाबाद में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, मोहित का एग्जिट पोल देखिए। गाजियाबाद की इस विधानसभा की बात करें तो ये ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की एक सीट रही है, एक उनका महत्वपूर्ण और एक ठोस गढ़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से एज है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश था। और अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के भी पोलिंग बूथों पे काफी भीड़ नजर आई। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे पकड़ है, होल्ड है, गढ़ है। कहीं ना कहीं मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में भी यही नतीजा दिख रहा था कि बीजेपी गाजियाबाद जीतेगी। हालांकि मोहित कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिख रहा था। महाराष्ट्र में क्या माहौल है, रिपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, अब आपको वो बताता हूं। हमारे सहयोगी राकेश ने महाराष्ट्र चुनाव पर अपना क्या आकलन दिखाया। राकेश का एग्जिट पोल महाराष्ट्र को लेकर क्या कह रहा है जमीन पर चीजें देखने के बाद, वो सुनिए। मैं इस वक्त मुंबई के चालकोप विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हूं, जो उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र की 6 सीटों में से एक विधानसभा सीट है। यहां पर मेरा अनुमान है कि इन 6 सीटों में से कम 5 सीटें महायुति और बीजेपी के खाते में जाएंगी, जबकि एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो मेरा ये अनुमान है कि तकरीबन 150 से 155 सीटें जो है वो महायुति को मिल सकती है और सरकार जो है वो महायुति बहुमत के साथ बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जो है वो 130 से 135 सीटों पर सिमट सकती है। महाराष्ट्र में हमारे एक और सहयोगी अतुल ने भी पूरा चुनाव कवर किया। जनता ने किसके नारे पर भरोसा किया है, अतुल का एग्जिट पोल क्या है वो भी सुनिए।
महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में आमने सामने की टक्कर है। कई सीटों पर मामला बेहद पेचीदा है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति को करीबन 145 से 155 और महाविकास आघाड़ी को 115 से लेकर 125 सीटें मिल सकती हैं। यानी सबको लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति एनडीए की सरकार बन जाए, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है। 23 नवंबर शनिवार को काउंटिंग होगी और उस दिन पता चल जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। उस दिन भी नवभारत को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से मैं खुद आपके साथ मौजूद रहूंगा चुनाव के नतीजे आपको बताने के लिए। सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से चर्चा। इस बार बाबा बागेश्वर देश से जात पात छुआछूत खत्म करने और हिंदुओं को एक करने के लिए मैदान में उतरे हुए। इसके लिए वो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और 9 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा के लिए भक्तों में कितना उत्साह है, कैसी तैयारी की जा रही है, एक एक तस्वीर आज आपको डिटेल में दिखाऊं। लेकिन पहले एक झलक देखिए। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो भैया हिंदू राष्ट्र की जय। जात पात को हमें जड़ से मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। तब भारत के हिंदू कहां जाएं? यही चिंता हमको खाए जा रही है। अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने। धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया। लेकिन वो तैयारी कैसी है वो हम आपको दिखाएंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए छतरपुर के कदारी फार्मेसी कॉलेज में 30,000 लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। यहां रोज करीब 40,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनेगा। खाना बनाने के लिए बड़े बड़े 20 चूल्हे लगाए जा रहे हैं। इन चूल्हों के लिए 16 ट्रॉली लकड़ी मंगवाई गई। आप देखिए वो पीछे जो लकड़ी दिख रही है वो 16 ट्रॉली में भर के आई है ताकि खाना बन सके। 2 ट्रॉली लकड़ी तो सिर्फ अलाव जलाने के लिए मंगवाई गई। लकड़ी वाले चूल्हों के अलावा गैस सिलेंडर का भी इंतजाम किया गया। एक दिन में 30 गैस सिलेंडर खाना बनाने के लिए लगेंगे। देखिए सिलेंडर भी रखे हुए हैं। वहीं खाना बनाने के लिए 150 लोगों का स्टाफ भी मौजूद है। रात में यहां रुकने वाले 30,000 लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 30,000 गद्दे भी मंगवाए गए। ये देखिए इसमें गद्दे रखे हुए हैं। साथ ही फार्मेसी कॉलेज के इस 13 एकड़ के मैदान में टेंट लगाया जा रहा है ताकि यहां पहुंचने वाले भक्तों को रुकने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सिर्फ रुकने का ही नहीं, भक्तों के लिए सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। जहां हजारों लोग रुकेंगे वहां 100 टॉयलेट पुरुषों के लिए, 50 टॉयलेट महिलाओं के लिए भी लगाए गए। रुकने और खाने की व्यवस्था के साथ साथ पदयात्रा की भी भव्य तैयारी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए कई इस तरह के रथ तैयार हो रहे हैं। आप देखिए इसमें भी लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और बागेश्वर बाबा की फोटो लगी हुई। तो ये जहां जहां जाएंगे ये लोगों से कहेंगे कि एक हो जाओ हिंदू, जाति में मत बटो। तो बड़ा मैसेज देने के लिए निकल रहे हैं कल से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये पदयात्रा भले ही 21 नवंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला पहले से शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ बागेश्वर धाम पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह भी आपको दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा की यात्रा के लिए तैयारियां आपने देखी, लोग भी उत्साहित हैं। अब आपको बागेश्वर बाबा की यात्रा के बारे में भी बता देता हूं। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 21 से 29 नवंबर तक निकाली जाने वाली। छतरपुर में बागेश्वर धाम से शुरू होकर यह ओरछा धाम तक जाएगी। 9 दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना जताई गई है।
यात्रा शुरू होने से पहले बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से सारे भेद भुलाकर एक होने की फिर से अपील की। सुनिए बागेश्वर बाबा। इस देश में दो जातियां बनानी है हमें, एक अमीर की, एक गरीब की। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें ताकत भी नहीं दिखानी है, हमें भीड़ भी नहीं जुटानी है। हमें लोगों के अंदर जात पात के जहर को निकाल कर हम सब हिंदू एक हैं, इस विचार को भरना है। इसीलिए भैया धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है, धर्म ध्वज का पताका लहरा गया है। 21 तारीख से 29 तारीख तक प्रथम बार पहली अपने जीवन में हम पद यात्रा कर रहे हैं, शोभा यात्रा नहीं कर रहे हैं कि आप आओ फोटो खिंचाओ चल दो। वो कह रहे फोटो खिंचाने के लिए सब नहीं कर रहा हूं भाई, अंदर एक फोटो रख लो, हिंदू एक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने फिट हैं कि वो इस 160 किलोमीटर की यात्रा को बिना रुके भी पूरा कर सकते हैं। उनको 9 दिनों तक यात्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों भक्त भी हों और सभी लोगों तक हिंदू राष्ट्र की बात भी पहुंचानी है। इसलिए यात्रा 9 दिनों तक चलेगी। अब यात्रा का रूट प्लान क्या है वो भी समझिए भाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर से अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर में ये पहुंचेंगे। 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के दतिया पहुंच जाएंगे, 27 को निवाड़ी, 28 को ओरछा पहुंचेंगे और आखिरी दिन 29 नवंबर को ओरछा धाम में यात्रा का समापन होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील तो की, साथ ही यह भी बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी हो गया है। सुनिए। बुरा न मानना, बांग्लादेश के ऊपर अगर अत्याचार हिंदुओं पर हुआ तो वो तो भारत में आ जाएंगे। मॉरिशस, फिजी या नेपाल के हिंदुओं पर अत्याचार होगा, शायद भारत उदार दिल दिखाए तो वो भारत में आ जाएंगे। पर भारत के हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तब भारत के हिंदू कहां जाएंगे? यही चिंता हमको खाए जा रही और हम लोग बटे हैं जातियों में, समाज में, लोगों में। अपनी ऊर्जा अंग्रेजों पिछड़े के नाम पर खत्म कर रहे। अंग्रेजों पिछड़े की नाम की लड़ाई पर ही द्वंद्व हो रहे। जे बड़े हैं जे छोटे हैं, इसी के तमाशे चल रहे हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों ना बने? हम भारतीय क्यों ना बने? हम हिंदू क्यों ना बने? अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने? यही हमारे मन में विचार आया। लेकिन ये जो क्रांति खड़ी करनी है वो तलवारों की नहीं, विचारों की करनी। यानी एक ही मोटिव है बागेश्वर बाबा का कि हिंदू ये समझ जाए कि जात पात से ऊपर उठना है और एक बनकर रहना है, और वो अब रुकने वाले नहीं। लेकिन हम एक छोटे से